कैसे हो बेटा? अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बच्चों सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, यानी एस एंड केएसपी। तो क्या होता है बच्चों सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? वन बाय वन अपन ने बात की थी, समझ में आया था? क्लियर? ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू, हेडिंग लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू, factors affecting to solubility, factors affecting to solubility, factors affecting to solubility, factors affecting to solubility, factors affecting to solubility। लिख लिए? ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर की अपन बात करते हैं बेटा, अपना और वेस्ट इंडीज वाला, याद है ना? ये तो आएगा ही आएगा बच्चों। तो लिखो टेम्परेचर, टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, टेम्परेचर। लिख लिए? टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो बच्चों देखते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो पहली बात तो अपन कह सकते हैं क्या कि कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो क्या करेगा, किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? रिएक्शन की नेचर पर डिपेंड करेगा, ओके। क्योंकि हमें पता है रिएक्शन दो टाइप की होती है टेम्परेचर के बेसिस पे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और हमें पता है दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है, नहीं होती? होती है बच्चों, क्लियर। और दोनों के लिए हमें पता है जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट की कंडीशन होती है वो भी दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्लियर। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, क्या लिखेंगे? अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या कहा था, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएसपी, यस और नो होता है बच्चों। और हमें पता है केएसपी क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और केएसपी हमेशा एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, क्योंकि सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है उनका प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा बच्चों। आ गया समझ में? इसका मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर केएसपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियर। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्या होगा, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्लियर। ठीक है, वही हम बात कर सकते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक नेचर की है, तो हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और केएसपी का रिलेशन क्या होता है बेटा, इनवर्स होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएसपी, क्लियर। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था इसे। अगर केएसपी इनवर्स होता है तो एस भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे कैसी भी कंडीशन हो, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो केएसपी हमेशा ज्यादा ही होगा, क्लियर। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, फाइनली यहाँ पर टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी से क्या रिलेशन आ रहा है रे, इनवर्स आ रहा है, मतलब अपोजिट, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on solubility of electrolyte, the effect of temperature on solubility of electrolyte, the effect of temperature on solubility of electrolyte depends on nature of reaction, depends on nature of reaction, depends on nature of reaction, depends on nature of reaction। कैसे? नोट करो बेटा, एंडो के लिए क्या होता है, एक्सो के लिए क्या होता है, नोट करो।
कर लिए नोट? कर लिए? चलो बेटा बुझाने दे। तो ये तो अपनी बात क्या कही बेटा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। नंबर टू लिखो बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और मीडियम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और मीडियम यानी आप सॉल्वेंट या मीडियम में किस टाइप का ले रहे हो, इसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। ओके, कैसे? नॉर्मली हम बात करें, एक जैसे सॉल्वेंट होता है बेटा पोलर नेचर का, एक होता है नॉन पोलर नेचर का, क्लियर। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर अपन बात करें तो पोलर नॉन पोलर को कंपेयर करें तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के ब्रेक होने की टेंडेंसी किस में ज्यादा होगी, पोलर में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में? पोलर सॉल्वेंट में ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जब हमें पता है उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी ही ज्यादा होगी पोलर में, तो सीधी सी बात है सॉल्युबिलिटी अपने आप ज्यादा होगी बेटा, क्लियर। अरे बात समझ में आ गई? तो अपन क्या कह सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्लियर। रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी, अगर रेट ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, क्लियर। नोट करो बेटा, लिखो। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट the rate of ionization is greater. For an electrolyte the rate of ionization is greater in polar solvent, compare as non-polar solvent, greater in polar solvent, compare as non-polar solvent, So solubility of electrolyte also will greater in polar solvent, compare as non-polar solvent, बात समझ में आई बेटा, क्लियर। ठीक है, अब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है इसका, उसकी बात करते हैं। स्टार मार्कर के लिखो बेटा, नंबर 3, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, ठीक है। बात करते हैं बच्चों, देखो कॉमन आयन क्या होगा, आपको याद है तो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी अपन ने बात की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ आयनाइजेशन, उसमें नाम आया था कॉमन आयन, याद है ना बेटा। उसमें क्या करेंगे, उसमें भी मैंने कहा था कॉमन आयन कैसे अप्लाई होता है, कैसे क्या करना है, और ये इफेक्ट चैप्टर में कई जगह यूज होगा, याद है तो, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, देखो वहां जो हमने पढ़ा था रेट ऑफ आयनाइजेशन के रेस्पेक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी से हम बात करेंगे। ओके, कैसे? कॉमन आयन क्या करता है, रेट ऑफ आयनाइजेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या कहा, कॉमन आयन क्या होता है, रेट ऑफ आयनाइजेशन को डिक्रीज करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर किसी कंपाउंड के लिए क्या होगा, रेट ऑफ आयनाइजेशन ही डिक्रीज होगी, यानी ब्रेक होने की टेंडेंसी ही डिक्रीज होगी, तो सीधी सी बात है सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि डिसॉल्व होने के लिए, सॉल्युबल होने के लिए कंपाउंड का पहले आयंस में ब्रेक होना जरूरी है, क्लियर। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस बात को अगर अपन समझे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ये लिया बेटा, मैंने लिया है HCN, क्लियर। ठीक है, HCN की मैं बात करूं, HCN हमें पता है अगर आयंस में ब्रेक हो तो क्या बनाएगा, ये H प्लस और Cn माइनस, क्लियर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों तो अपन क्या कह सकते हैं, H प्लस और Cn माइनस, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल अपना मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें मैंने मिला दिया बेटा HCl, क्या मिला दिया, HCl की बात करें तो ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस, क्लियर। ठीक है, अब हमें पता है ये H प्लस आयन इसमें ऐड होकर क्या करेगा,
H+ की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। H+ की कंसंट्रेशन को अगर ये इंक्रीज कर दे तो हमें पता है अगर H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऊपर वाली रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, रिएक्शन कैसी हो जाएगी रे, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो हमें पता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है HCN है, इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा या डिसोसिएशन, फॉर्मेशन ज्यादा होगा। फॉर्मेशन ज्यादा होगा मतलब डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा। और जब इसके डिसोशिएट होने की टेंडेंसी ही डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या होगी, डिक्रीज होगी। बेटा समझ में आया, क्लियर, यस और नो? लिखो बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, वाली शीट कंप्लीट करो, ठीक है, सॉलिड वाली कंप्लीट करनी है। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, in presence of common ion, in presence of common ion, the rate of ionization of electrolyte, in presence of common ion the rate of ionization of electrolyte decreases, in presence of common ion the rate of ionization of electrolyte decreases, so solubility also decreases। ठीक है, टेम्परेचर वाले इफेक्ट में अपने अंकित का क्वेश्चन मैसेज आया है, क्वेश्चन पूछा है सर नाइदर वाली कंडीशन में क्या करेंगे। तो बच्चों वैसे तो हमें पता है बेटा कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, कुछ एक्सोथर्मिक होती है, कुछ नाइदर वाली कंडीशन होती है। क्लियर, नाइदर वाली कंडीशन के लिए मिक्स रिजल्ट आएगा, इस वजह से उसके लिए नहीं पूछता कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज करने पर क्या होगा। अगर बाय द पूछे तो क्या कहेंगे, अनअफेक्टेड। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है, नोट करो ये। कर लिया नोट, नोट कर लिए? बेटा ये तो बेसिक सी बात थी, अगर कॉमन आयन की बात करें तो हमें कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर, और यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है बेटा। अब आगे देखो इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों देखो कॉमन आयन की बात करें, सीधी सी बात है, कॉमन आयन का मतलब ही क्या होता है बच्चों। अरे नॉर्मली जैसे अगर हम बात करें, आवाज तो आ रही है ना, आवाज आ रही है बेटा, हेलो, आवाज आ रही है ना, ठीक है बेटा। तो बच्चों देखो कॉमन आयन की बात करें तो नॉर्मली जैसे कॉमन आयन का मतलब ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट खुद होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट दूसरा होता है, जिससे कोई कॉमन आयन आएगा, सेम आयन आएगा। क्लियर, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, यहाँ पर दो टाइप की कंसंट्रेशन होती है, एक तो कौन सी, इलेक्ट्रोलाइट की खुद की, एक कौन सी, जो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से आती है कॉमन आयन की फॉर्म में। क्लियर, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, दो टाइप की कंसंट्रेशन होती है। और जब अपन डेराइव करेंगे इसे इक्वेशंस में, इसको अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या कई सारी कंसंट्रेशन अपने पास इक्वेशन में आएगी, लेकिन उन सभी कंसंट्रेशन में हमें यूज करनी है ओनली एक ही कंसंट्रेशन। ओके, और कौन सी, जिसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट हो। बेटा मैंने क्या कहा, जिसमें कौन प्रेजेंट हो, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन। ओके, आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, तो समझना, आपके पास कई बार मान लो एक कंडीशन ये आ जाए, S² प्लस SC, मैंने क्या कहा, S² प्लस SC। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, S, अरे S का मतलब होता है जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी खुद की कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी। क्लियर, C फॉर कॉमन, जो दूसरा है जिससे कॉमन आयन आएगा, ये उसकी कंसंट्रेशन है, C फॉर कॉमन। आ गया समझ में, क्लियर। अब ये कंडीशन आ जाए, इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, न्यूमेरिकल क्या पूछेगा कि जैसे मान लो कॉमन आयन जो मिला रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन इतनी है, तो इससे इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी। मैंने क्या कहा, किसकी बात करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी की बात करेगा। इसका मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी चाहिए
चाहिए, किसकी वजह से, कॉमन आयन से आने वाली कंसंट्रेशन C की वजह से उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो कम से कम वो स्टेप मुझे यूज करना है जिसमें C प्रेजेंट हो बेटा, क्योंकि हमें पता है जो S है इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सोल्युबिलिटी या कंसंट्रेशन पर इफेक्ट किसकी वजह से होगा, C की वजह से होगा। इसका मतलब इसको इंक्लूड करना है क्या, इसको यूज नहीं करना, आपको किसको यूज करना है, ओनली S और C को यूज करना, इस स्टेप को यूज करना है, ना कि S स्क्वायर को। क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन आपको क्या देगा बेटा, ऐसे भी दे सकता है S स्क्वायर प्लस SC प्लस SC स्क्वायर, मैंने क्या कहा, S स्क्वायर प्लस SC प्लस SC स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें ओनली वही कंसंट्रेशन यूज करना है जिसमें कॉमन आयन से आने वाली कंसंट्रेशन या C प्रेजेंट हो। क्लियर, ठीक है। इसमें C प्रेजेंट है क्या, इसमें तो C प्रेजेंट नहीं है, इसका तो कोई काम है नहीं है बच्चों। अब बच्चा कहेगा सर C इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं किसको यूज करूं, तो हमें उसको यूज करना है जिसमें कॉमन आयन से आने वाली कंसंट्रेशन यानी C मैक्सिमम पावर के साथ प्रेजेंट हो बेटा। क्या कहा, C क्या हो, मैक्सिमम पावर, यानी जिसमें C की पावर सबसे ज्यादा होगी अपन को वो यूज करना है। आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी सोल्युबिलिटी कंसंट्रेशन यानी S पर किसकी वजह से इफेक्ट आता है, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन यानी C की वजह से, और जिसमें C मैक्सिमम पावर के साथ प्रेजेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी S पर आने वाला इफेक्ट भी मैक्सिमम होगा, और जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा हमें उसी को कंसीडर करना है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर S क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन और सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। S यहाँ पर क्या है बेटा, कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या कहा, कंसंट्रेशन और सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो अपना मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी बात कर रहा है। क्लियर, और C क्या है बच्चों, C है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, ठीक है, जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। स्टामा करके लिखो बेटा, स्टामा करके लिखो, ये स्टेटमेंट लिखो, इन कंडीशन ऑफ कॉमन आयन, इन कंडीशन ऑफ कॉमन आयन in condition of common ion, in condition of common ion only that concentration included, in condition of common ion only that concentration included in condition of common ion only that concentration included in which concentration of common ion, in condition of common ion only that concentration included in which concentration of common ion is present with maximum power, in condition of common ion only that concentration included in which concentration of common ion is present with maximum power, concentration of common ion is present with maximum power, and other concentrations can be neglected, other concentration can be neglected या removed, other concentration can be removed because the solubility of electrolyte, because the solubility of electrolyte is affected only by concentration of common ion, because the solubility of electrolyte is affected only by concentration of common ion। बात समझ में आई बेटा, यस और नो, ठीक है। नोट करो फटाफट, कोई डाउट हो तो बताना, लिखो।
कर लिए नोट, कर लिए क्या? तो यहाँ एस और सी को पहली बात तो ये गुड और क्रॉस हमने किया बेटा, इसका मीनिंग समझ रहे हो ना? जहां पर मैंने टिक लगाया इसका मतलब हम ओनली वही वैल्यू यूज करेंगे, क्लियर। और क्रॉस लगाया मतलब इसको हमें हटा सकते हैं। और यहाँ पर दो कंसंट्रेशन यूज करेंगे बेटा, इसके लिए अलग अलग सिंबल हम यूज कर रहे हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए। एस का मतलब क्या? जो अपना मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन, बात समझ में आ गई। और सी क्या है बेटा? जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है जो कॉमन आयन की फॉर्म में बिहेव करेगा उसकी कंसंट्रेशन, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझते हैं हमें कैसे करना है, क्या करना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन CaCl2 सॉल्यूशन। क्या कहा? सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन CaCl2 सॉल्यूशन, solubility of NaCl in CaCl2 solution, ठीक है। देखो बेटा इस बात को एग्जांपल से अपन समझते हैं कैसे करना, क्या करना। अब समझना, सबसे पहली बात तो आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये आइडिया होना चाहिए कि जो तुम्हें बोला गया है इसमें मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन है और जो इससे कॉमन आयन आएगा वो इलेक्ट्रोलाइट कौन है। ओके, समझना। solubility of NaCl की solubility की बात कर रहा है, इसका मतलब NaCl क्या है बेटा? मेन इलेक्ट्रोलाइट है, जिसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें वो क्या होगा? मेन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, ठीक है। CaCl2 सॉल्यूशन यानी दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट आपको दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, वो क्या होगा? उससे कॉमन आयन आएगा, क्लियर, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना, समझना इस बात को। सबसे पहले मैं रिएक्शन क्या ले रहा हूं बेटा? जैसे NaCl की लिख रहा हूं, NaCl हमें पता है ब्रेक होके क्या बनाएगा? Na+ और Cl-, yes और नो। इसके पैरेलल में हम रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चों, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो हमें दे रखा है CaCl2, ये ब्रेक होके क्या बनाएगा? Ca+2 और 2Cl-, yes और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। इसकी मैं बात करूं बेटा, जैसे मान लो NaCl जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl जिसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें वो क्या होगा? मेन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अच्छे से समझना है बेटा, क्वेश्चन में काम आएगा, क्लियर। क्या कहा? जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन को क्या लेंगे? S। इसका मतलब ये स्टार्टिंग में S है तो ये स्टार्टिंग में 0 और 0, क्लियर। बाद में ये कितना है हमें इससे मतलब है क्या? नहीं बच्चों, ये 1 मोल है तो ये भी कितना है? 1 मोल, तो ये S होगा तो ये भी S, ये 1 मोल है तो ये 1 मोल, ये S है तो ये भी S। बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन है जिससे कॉमन आयन आता है और उसकी कंसंट्रेशन को अपन क्या करते हैं? C से डिनोट करते हैं बेटा, यस और नो, क्लियर। तो ये C, तो ये स्टार्टिंग में 0 और 0, क्लियर। बाद में ये कितना हमें उससे मतलब है क्या? नहीं। अपन देखते हैं आयंस कितने हैं। ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बेटा, ये C था तो ये भी C, ये 1 मोल है तो ये कितना मोल है? 2, ये C है तो ये कितना होगा? 2C होगा। अरे बात समझ में आ रही है, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट है? अब अपन क्या कहेंगे बच्चों, देखो हमारे पास क्या आ गया? C, तो ये भी C, ये C, तो ये 2C आ गया, समझ में, ठीक है। अब देखो दोनों रिएक्शन में कॉमन कौन है? दोनों रिएक्शन में कॉमन कौन है हमारे पास? Cl-, यहाँ Cl- की कंसंट्रेशन कितनी है? S। यहाँ Cl- की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 2C। तो S में 2C ऐड करेंगे या 2C में S की वैल्यू ऐड करेंगे? S में 2C ऐड करेंगे क्योंकि मेन इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl है। बात समझ में आ गई? उससे तो ओनली एंड ओनली कॉमन आयन आएगा। तो ये कितना हो गया बेटा? यहाँ पर Cl- कितना है? S, यहाँ पर कितना है? 2C, तो S में 2C को मैंने ऐड कर दिया है, क्लियर, ठीक है। अब इसके लिए मैं KSP लिखूं, जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए KSP लिखेंगे। मैं किसके लिए लिख रहा हूं बेटा? ये NaCl के लिए, क्लियर। NaCl के लिए अगर मैं KSP लिखूं तो हमें पता है KSP क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इसका प्रोडक्ट, क्लियर। NaCl के आयन कौन कौन है? Na+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे बच्चों? Cl- की कंसंट्रेशन, क्लियर, ठीक है। Na+ की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? S। Cl- की कितनी है? S+ 2C। अरे बात समझ में आ रही है ना, क्लियर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं बेटा? देखो इसके लिए KSP क्या हो जाएगा? KSP इक्वल टू, इससे अगर हम सोल्व करें, Na+ की कंसंट्रेशन Si और Cl- कितना है? S+ 2C, तो S+ 2C मैंने लिख दिया। S को S से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा?
एस स्क्वायर प्लस एस को 2c से करो तो क्या लिखेंगे 2sc। मैंने क्या कहा था, कई सारी कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी, लेकिन इसमें सभी हमें यूज करने हैं क्या, नहीं, ओनली वही स्टेप हमें यूज करना है जिसमें C प्रेजेंट हो। क्लियर, ठीक है, इसमें C है क्या, इसे हटाओ, और इसमें C प्रेजेंट है तो इसको हमें यूज करना है। यानी फाइनली अपने पास क्या आ गया, KSP इक्वल टू 2SC। और हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमें क्वेश्चन ये पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट का KSP इतना है और C की वैल्यू इतनी है, कॉमन आयन से आने वाली कंसंट्रेशन इतनी है, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहां से मैं S क्या लिखूंगा, S इक्वल टू क्या हो गया बेटा, KSP अपॉन क्या हो जाएगा 2C। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो S इक्वल टू KSP अपॉन 2C, समझ में आ गया, क्लियर, को डाउट, ठीक है। और यहाँ अपन देख भी सकते हैं बेटा S और C दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स है, इनवर्स है, तो C की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी S उतना ही डिक्रीज होगा। और हमने कहा भी है कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है बच्चों, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, C अगर इंक्रीज होगा तो S क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे बात समझ में आ गई, क्लियर, नोट करो बेटा फटाफट। जतिन का मैसेज है सर, लास्ट लाइन फिर से बताना, कौन सी लास्ट लाइन बेटा, कौन सी लास्ट लाइन की बात कर रहे हो, मैसेज करो। ठीक है बेटा, समझ गए, बात करते हैं बिल्कुल, दोबारा बताएंगे जतिन, नो टेंशन, नोट करो यहां तक। देखो बेटा कैसे, जैसे जतिन ने कहा सर लास्ट स्टेटमेंट है उसकी जैसे लास्ट की 2 लाइन है वो दोबारा बताओ। हमने क्या कहा बेटा, देखो इसमें क्या करेगा, कॉमन आयन वाले क्वेश्चंस में क्या करेगा, आपको कई सारी कंसंट्रेशन आपके पास मिलेगी, ओके, लेकिन उनमें क्या करना, सोल्व करने के लिए आपको ओनली एक ही कंसंट्रेशन यूज करनी है, ओके। एक कंसंट्रेशन कौन सी यूज करनी है, जिसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम पावर के साथ प्रेजेंट होगी। मैंने ये बोला है, आप कहोगे सर क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP इतना है और कॉमन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, तो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ये पूछेगा। इसका मतलब हमें पूछेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी पूछेगा, KSP देगा और कॉमन आयन से आने वाली कंसंट्रेशन देगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को, सीधी सी बात है, कौन डिक्रीज करता है, कॉमन आयन। हमने कहा कॉमन आयन डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को कैसे करता है, बात समझ में आई। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, यानी चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन की वजह से, क्लियर। तो ऐसे कई सारे स्टेप आ जाए जिसमें कई सारी C की वैल्यू प्रेजेंट हो, तो हमें क्या करना है बेटा, ओनली वही स्टेप यूज करना है जिसमें कॉमन आयन यानी C की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम पावर के साथ प्रेजेंट हो। बेटा क्या कहा, बात समझ में आ गई, क्यों, जिसमें कॉमन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम पावर के साथ प्रेजेंट होगी, उसमें क्या होगा, उसकी वजह से यानी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी पर आने वाला इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है हमें उसी को कंसीडर करना है। अब बात समझ में आ गई, यस और नो, क्लियर,
अरे यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब तो ठीक है ना? चलो बेटा, ये अपने बात की किसकी, कॉमन आयन वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो अपने जैसे रेट ऑफ आयनाइजेशन से भी हमने समझा है कि कॉमन आयन किसी इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी को कैसे डिक्रीज करता है, और क्वेश्चंस के थ्रू हमें क्या करना, कैसे अप्लाई करना है। तो हमने एक एग्जांपल लेके इस बात को डेराइव करके भी देखा है कि कॉमन आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? चलो फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं। नंबर 4 लिखो बेटा, इफेक्ट ऑफ अनकॉमन और अपोजिट आयन। इफेक्ट ऑफ अनकॉमन और अपोजिट आयन। इफेक्ट ऑफ अनकॉमन और अपोजिट आयन। अनकॉमन या अपोजिट आयन के इफेक्ट की बात करें तो कैसे होता है, क्या होता है बच्चों? देखो, कॉमन आयन वाले का अपोजिट होगा, सीधी सी बात है। कॉमन आयन क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, तो अनकॉमन वाला क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चों। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे, तो फिर से बात आती है वही रेट ऑफ आयनाइजेशन के रेस्पेक्ट में। हमें पता है अनकॉमन या अपोजिट आयन क्या करता है, रेट ऑफ आयनाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। ओके, अगर वो रेट ऑफ आयनाइजेशन को अगर इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। बेटा बात समझ में आई? ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिया है AgCN, ठीक है, AgCN की अगर हम बात करें बच्चों तो देखो AgCN अगर ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, Ag+ और Cn-, और ये लेस सॉल्युबल माने जाते हैं, तो मैं रिवर्सिबल लगा रहा हूं। क्लियर? ठीक है बेटा, अब क्या कर रहे हैं, इसमें अपन क्या मिला दे, HCl मिला दे। HCl ब्रेक होके क्या बनाएगा, H+ और Cl-। क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है दो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, AgCN और HCl। पहली बात तो आप चेक कर सकते हो इनमें कोई आयन सेम है क्या, Ag+, Cn-, H+, Cl-। अरे कोई भी आयन सेम है क्या, नहीं, मतलब कॉमन आयन तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अनकॉमन या अपोजिट आयन है। तो देखो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, उनके अपोजिट आयन आपस में रिएक्शन करते हैं, नहीं करते? अपोजिट आयन का मतलब है एक का कैटायन दूसरे का एनायन, एक का एनायन दूसरे का कैटायन। सिंपल सी बात है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। क्लियर? तो देखो बेटा क्या होगा, ये Ag+ इस Cl- से रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है। ये H+ इस Cn- से रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है। तो फाइनली अपन क्या कहेंगे, Ag+ Cl- से रिएक्शन करके यहाँ से रिमूव होता जाएगा, ये Cn- इस H+ से रिएक्शन करके यहाँ से रिमूव होता जाएगा। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, क्या कहा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। यस और नो? अरे हमें पता है जब ये रिएक्शन करते जाएंगे तो यहाँ से रिमूव होंगे, नहीं होंगे? अगर ये आयन यहाँ से रिमूव होंगे तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो सीधी सी बात है रिएक्शन कैसी होगी बेटा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिधर कंसंट्रेशन कम होती है रिएक्शन उधर ही शिफ्ट होती है। याद है ना? इसका मतलब अगर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमें पता है रिएक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। यस और नो? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड है तो हमें पता है इस इलेक्ट्रोलाइट के ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी, इंक्रीज। और जब इसके आयनाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है सॉल्युबिलिटी अपने आप ही ज्यादा होगी बेटा। तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? यस और नो? ठीक है बेटा, स्टेटमेंट लिखो, लिखो लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ अनकॉमन और अपोजिट आयन, इन प्रेजेंस ऑफ अनकॉमन और अपोजिट आयन, इन प्रेजेंस ऑफ अनकॉमन, इन प्रेजेंस ऑफ अनकॉमन और अपोजिट आयन, रेट ऑफ आयनाइजेशन, रेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, rate of ionization of electrolyte, rate of ionization of electrolyte increases, increases
so solubility also increases, so solubility also increases, so solubility also increases. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोट करो, कर लिया बेटा? अरे कर लिया नोट? तो ये अपनी बात की फैक्टर अफेक्टिंग में कैसे हमें ध्यान रखना है और कैसे करना है। क्लियर? चलो एक चीज और खास का ध्यान रखना बेटा, हमें देखो एक हमें डायरेक्टली पूछता है कि जैसे हमें अलग अलग एग्जांपल दे देगा और कोई इलेक्ट्रोलाइट देख के पूछ लेता है क्या इस इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी किस में सबसे ज्यादा होगी, किस में सबसे कम होगी। ठीक है, तो हमें कैसे ध्यान रखना है, नोट लगाओ बेटा। क्या कह रहा हूं, ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, क्या कहा, ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी, यानी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा होगा, किसमें सबसे कम होगा। ध्यान रखना बच्चों, देखो दो चीजें हमने पढ़ी है, कॉमन आयन और अनकॉमन आयन, याद है ना? ठीक है, कॉमन आयन तो क्या करता है, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, अनकॉमन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दोनों को कंपेयर करें, एक बात तो श्योर है, कॉमन की बजाय अनकॉमन आयन वाले सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन दो के साथ हमें तीसरा दे देता है वाटर। क्लियर? क्या दे देगा, वाटर। ठीक है बेटा, अब क्या करेगा, इसका मतलब तीन स्पीसीज होगी, एक तो ऐसा कोई एग्जांपल देगा जिसमें कॉमन आयन हो, दूसरा ऐसा देगा जिसमें अनकॉमन आयन हो, तीसरा ऐसे देगा जो वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसमें होगी, अनकॉमन में, उसके बाद किसमें होगी, वाटर में, सबसे कम किसमें होगी, कॉमन आयन वाले में। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा यूं बेटा समझना, कॉमन आयन तो क्या करता है, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। क्लियर? अनकॉमन क्या करता है, सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, और वाटर क्या करता है, न इंक्रीज न डिक्रीज, जितनी नेचुरल है उतनी की उतनी रखता है। मैंने क्या कहा, फिर सुन लेना, वाटर तो क्या करेगा, जितनी नेचुरल है उतनी ही रखेगा, अनकॉमन क्या करेगा, नेचुरल से ज्यादा इंक्रीज कर देगा, और कॉमन वाला क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। यानी फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, किसी इलेक्ट्रोलाइट की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, यानी उस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होगी जिसमें अनकॉमन आयन होगा। बेटा इफेक्ट होगा तो क्या लिखेंगे, विद अनकॉमन आयन। बात समझ में आई क्या? ठीक है, उससे कम किसमें होगी, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, विद वाटर। क्लियर? और सबसे कम किसमें होगी बेटा, विद कॉमन आयन। क्या कहा, किसमें होगी बेटा, कॉमन आयन की बात करें तो कॉमन आयन में सबसे कम होगी। यानी हमें क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है, ऐसा ऑप्शन जिसमें अनकॉमन आयन प्रेजेंट हो, उसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, और उससे कम किसमें होगी फिर वाटर में, और सबसे कम किसमें होगी, जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट होगा। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो फटाफट। चलिए चलो, तो ये अपने बात की है बेटा सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है, एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, कैसे करना है, यहां तक बात समझ में आ गई ना? क्लियर? चलो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पर, हमें घुमा फिरा के क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है। ओके चलो बेटा लिखो। देखो बच्चों, आपको कई सारे जैसे हाइपोथेटिकल कंपाउंड दे दे बेटा, क्या AB2 C2D वगैरह, ये तो घुमा फिरा के कोई बच्चा कर सकता है। KSP क्या होगा, x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y, जैसे अपन ने किया था। क्लियर? तो अपन क्या कर रहे हैं, मैं 3 एग्जांपल वो लिख रहा हूं जहां पर गलती के चांसेस है। ओके ठीक है, तो लिखो बेटा, फाइंड द रिलेशन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, find the relation between KSP and S, find the relation between KSP and S,
Find the relation between KSP and S. Find the relation between KSP and S for following species. Find the relation between KSP and S for following species. नंबर 1 लिखो HgCl2, HgCl2. नंबर 2 लिखो Hg2Cl2. इनका नाम जरूर लिख लेना बेटा. ये क्या है रे? मर्क्यूरिक क्लोराइड. और ये क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड. नंबर 3 PbBr2. और इसके लिए मैंने बोला है अल्फा इक्वल टू 80%. फाइंड द रिलेशन बिटवीन KSP एंड S फॉर फॉलोइंग स्पीसीज. पहला मैंने लिखा है HgCl2, दूसरा लिखा बेटा Hg2Cl2, तीसरा लिखा PbBr2. ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है अल्फा इक्वल टू 80%. पहले का नाम मैंने बोला है मर्क्यूरिक क्लोराइड, दूसरे का नाम लिखा मर्क्यूरस क्लोराइड. ध्यान रखना. ठीक है, ये क्या है? लेड ब्रोमाइड. ये तो पता ही है. ठीक है, चलो बात करते हैं बच्चों. देखो कैसे इनको सोल्व करना है, क्या करना है बच्चों. ठीक है, चलो 1 बाय 1 बात करते हैं. सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? HgCl2 की बात करा. सबसे पहले बच्चों देखो HgCl2 की बात करें, समझना अच्छे से. HgCl2, HgCl2. तो सबसे पहले अगर मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर लूं तो ये क्या बनेगा? Hg+2 और 2Cl माइनस. अरे अपनी वो ट्रिक याद है ना, खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरे की डिजिट पावर में. ओके, Hg हमें पता है इसके साथ कितना है 1, तो इससे पहले कितना आएगा? 1 ही आएगा. Cl2 तो क्या करेंगे? 2, यानी 2 क्लोरीन है तो 2 आयन बन जाएंगे, और दूसरे की डिजिट पावर में ये +2 यहाँ पर, और ये क्या आ जाएगा? एक Cl पर -1, तो 2 पर क्या आ जाएगा? -2. क्लियर. ठीक है, ये बेटा अगर S है तो ये कितना होगा? S, और ये कितना होगा? 2S. बात समझ में आई क्या? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टाइम पास की जरूरत है क्या? ये S तो ये 0 0, फिर ये कितना होगा पता नहीं, तो ये S और 2S डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ये अगर S है तो ये देखो ये 1 है तो ये कितना है? 1, और ये कितना है? 2, तो ये S, तो ये S और ये 2S. क्लियर. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चों किसकी? KSP की. तो इसके लिए KSP क्या होगा? आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दो. आयन कौन है? Hg+2, और क्या लिखेंगे? Cl-, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर. क्यों? इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा? 2 है. क्लियर. ठीक है, अब बात करें बच्चों Hg+2. ये कंसंट्रेशन कितनी आ गई? S, और ये कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 2S. ठीक है, और इसका स्क्वायर. बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है बेटा? बच्चा क्या सोचता है? सर 2Cl- की वैल्यू 2S है, तो एक Cl- की तो कितनी होनी चाहिए? ओनली Cl- की तो S होनी चाहिए ना. नहीं, ये 2S क्या है बेटा? कंप्लीट Cl- की कंसंट्रेशन है. ध्यान रखना. क्लियर. ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? S मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2S स्क्वायर. तो KSP मेरे पास कितना आ गया बच्चों? KSP इक्वल टू 4S क्यूब. ये मेरा आंसर आ गया. समझ में आ गया? क्लियर. ये पहले का आंसर है. चलो दूसरा देखते हैं बच्चों. दूसरा क्या दे रखा है? HgCl2. क्लियर. पहली बात तो देखो बच्चा रटाफिकेशन से क्या करेगा? अगर इसके टुकड़े टुकड़े करे तो बच्चा कहेगा सर ने बताया था खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरे की डिजिट पावर में. तो देखो बच्चा रटाफिकेशन करे तो क्या करेगा? सर ने कहा था पहले वाले को पॉजिटिव बनाना है और दूसरे वाले को नेगेटिव बनाना है. ये लो बना दिया. क्लियर. सर ने कहा था खुद की डिजिट खुद से पहले Hg के साथ कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 कर दो, और Cl के साथ कितना है? 2, तो यहाँ भी 2 कर दो. सर ने कहा था दूसरे की डिजिट पावर में, तो ये 2 इसके पावर में और ये 2 इसके पावर में. बच्चा ऐसे करता है, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नो बेटा. ये ध्यान रखना, ये जो आपने ब्रेक किया है, आयनाइज किया है, ये रॉन्ग है. ठीक है. आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है इसका रीजन समझना बच्चों. एक्चुअल में क्या होता है, ये जब यहाँ पर ब्रेक होता है बच्चों, कैसे? तो यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा? यानी टोटल 4 आयन बनते हैं. कैसे? Hg+ एंड Cl-, मैंने क्या कहा? यानी 2 Hg+ और 2 Cl- और Cl-. क्लियर. ठीक है. अरे Cl पे तो हमें पता है बेटा -1 चार्ज पॉसिबल है या नहीं है?
लेकिन Hg पर +1 चार्ज स्टेबल है क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है, देखो Hg किसके साथ आता है? जिंक कनाडा होगी, जिंक कैडमियम Hg, और हमें पता है ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उस पर जो चार्ज आता है लोअर एलिमेंट पर सेम चार्ज आता नहीं आता? आता है। तो जिंक को तो आप इजीली कंसीडर कर सकते हो, समझ सकते हो, Zn+2 की फॉर्म में होता है, तो जिंक कैडमियम Hg सभी नीचे वाले एलिमेंट पे भी क्या होगा? +2 चार्ज होगा बेटा। क्लियर? इसका मतलब Hg+, जैसे डाइमर बनता है ना, दो एलिमेंट दो स्पीशीज मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं, वैसे Hg तो क्या हो जाएगा? Hg2। क्लियर? +1 तो क्या हो गया? +2। मैंने क्या कहा समझ में आ गया? तो एक्चुअल में ये कैसे ब्रेक होगा बच्चों? यानी Hg2+2 की फॉर्म में ब्रेक होता है। आ गया समझ में? क्लियर? चलो बेटा अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो एक्चुअल में ये मैंने रीजन समझाया है। एक्चुअल में कैसे ब्रेक होगा? ये HgCl2 जो था वो क्या करेगा? Hg2+2 और +2Cl-। ध्यान रखना, अपनी जो AX/BY वाला मेथड होता है, ट्रिक होता है, उसका एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है? क्यों होता है? क्लियर? ठीक है बच्चों। अब बात करिए, ये अगर S हो तो ये क्या होगा? S। ये क्या होगा? 2S, क्योंकि ये 1 है तो ये 1, ये 2 तो S है तो ये भी S, और ये डबल है तो ये 2S। आ गया समझ में? इसके लिए अगर मैं KSP लिखूं बेटा, तो KSP क्या होगा? Hg2+2 की कंसंट्रेशन, अरे जो भी आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन ले लो बेटा, और दूसरा आयन कौन है? Cl-, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? KSP इक्वल टू, देखो ये कंसंट्रेशन कितनी है? S × Cl- कितना आ रहा है? 2S, और इसका स्क्वायर। फिर से मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या बच्चा सोचेगा 2Cl- क्या है 2S के इक्वल? तो Cl- की वैल्यू S होनी चाहिए। नहीं, ये जो 2S है Cl- के लिए ही है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? तो यहां से क्या लिखेंगे? S × क्या हो जाएगा? 4S²। तो KSP इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4S³। इसके लिए भी सेम रिजल्ट आ गया। क्लियर? नोट करो बेटा फटाफट, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, जल्दी नोट करो। चलो कर लिए बेटा नोट? अरे कर लिए क्या? बुझाण दे। चलो कर लिए? चलो तीसरे की बात करते हैं बेटा। देखो थर्ड में हमें क्या बोल रहा है, समझना अच्छे से। थर्ड जो एग्जांपल हमें दे रखा था वो क्या बात कर रहा है बेटा? PbBr2 की। क्लियर? सबसे पहले हमें पता है PbBr2 जब ब्रेक होगा तो ये क्या बनाता है? रे Pb+2 प्लस क्या बनाता है? 2Br-। यस और नो?
अरे हमें पता है, देखो खुद की डिजिट खुद से पहले और दूसरे की डिजिट पावर में, तो PB1 है तो 1 और ये BR2 है तो 2BR, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, क्लियर, ये डिजिट यहाँ +2 ये -1, क्लियर, ठीक है बेटा। ये हमें कितना दे रहा है बच्चों, देखो यानी क्या बोल रहा है ये S, इसको मैं S मान लूं तो ये कितना होगा S, ये कितना होगा 2S होगा बेटा, यस और नो, क्लियर, ठीक है। अरे बात सही है ना, नो बेटा रॉन्ग है ये, क्यों, क्योंकि देखो कुछ नहीं बोलता तो अपन अल्फा को 100% मान के करते हैं, लेकिन चल के क्या बोल रहा है, अल्फा कितना बोल रहा है 80% है, इसका मतलब है अगर 100 होता, ये अगर 100 होता तो ये 80 होता, ये 1 है तो 1 है तो ये कितना होगा 0.8 होगा। क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है, ये अगर 100 होता तो ये 80 और अगर 1 है तो 0.8, इसका मतलब ये ओनली S ना आकर कितना आएगा बेटा 0.8S आएगा, क्लियर। और ये डबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 0.8S, समझ में आ रहा है। बच्चा कहेगा सर ये अगर 0.8S है तो डायरेक्टली 1.6S क्यों नहीं लिखा, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए बेटा, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। इसके लिए मैं KSP की बात करूं तो KSP क्या होगा, जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो Pb+2 की कंसंट्रेशन Br- की कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर, क्लियर। Pb+2 ये कितना है बच्चों 0.8S मल्टीप्लाई, ये क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 0.8S और इसका क्या करना है स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये कितना है 0.8S मल्टीप्लाई ये कितना हो गया बेटा, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.8 का स्क्वायर S का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है, इजी बनाने के लिए कर रहा हूं बेटा। 2 का स्क्वायर कितना 4, S का स्क्वायर और S की पावर 1 तो कितना हो गया 4S³ मल्टीप्लाई क्या हो गया 0.8 की पावर 1 और 2 कितना हो गया 3। बात समझ में आ गई। देखो इजी वे में कैसे कर सकते हैं, 0.8 पॉइंट को एक बार भूल जाओ बेटा, फिर वापस याद करेंगे कैसे, इसको 8 मानो, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 8 को 8 से करे 64, फिर से 8 से करे तो कैसे करेंगे, देखो बिना एक्स्ट्रा पेन चलाए 64 के टुकड़े टुकड़े कर लो, 60 और 4, क्लियर। 8 को 60 से करे तो कितना आता है 480, 8 को 4 से करे कितना आता है 32, 480 32 कितना आता है 512। बात समझ में आ रही है। अब क्या करो 3 बार डेसिमल लगा दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 4S³ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 512। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो KSP क्या आ जाएगा बेटा, 4 को अगर क्या करो 12 से करो तो कितना आएगा 48, 5 से करो कितना आएगा 20 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो 2.048S³। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। नोट करो बेटा फटाफट। चलिए बच्चों, अंकित क्या कर रहा है, 10 का 20 का कौन सा नोट लगाए, 1 रुपए का सिक्का लगा ले बेटा, तू लॉलीपॉप खा लेना, ठीक है। चलो, अरे हरियाणा में मिलती है ना लॉलीपॉप, खा लेना, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड द, लिखो राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन write the decreasing order of nature of precipitation for following species. Write the decreasing order of nature of precipitation for following species. ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो बेटा। एक तो मैंने क्या बोला है AB, दूसरा क्या दिया है बेटा CD, तीसरा क्या दिया है बेटा EF। क्लियर। इसके ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है KSP इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10। इसके ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है KSP इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 11। क्लियर। इसके ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है बेटा KSP इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12। इन तीनों के लिए मुझे क्या चाहिए नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। क्लियर। यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर उससे कम किसकी, फिर उससे कम है किसकी। क्लियर। ठीक है बेटा, देखते हैं 1 बाय 1 कैसे करना है, क्या करना है, समझना बच्चों अच्छे से। एक बात तो श्योर है, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन, मैंने क्या कहा था प्रेसिपिटेशन का कोई डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें किसके रेस्पेक्ट में कंसीडर करना है, सोल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में। कैसे, जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसके लिए प्रेसिपिटेशन की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जहां तक सोल्यूबल है डिसॉल्व हो सकता है। कभी भी एक जगह पार्टिकल डिपॉजिट होंगे क्या, कभी नहीं। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा बच्चों। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन। अपने क्या लिखा था, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन अपने क्या लिखा था, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स, तो क्या लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। क्लियर। सोल्यूबिलिटी का इनवर्स होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी के रेस्पेक्ट में सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या आता है। अगर सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर आ गया उसका अपोजिट कर देंगे तो वो नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर। कैसे, अब सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास किससे आ सकता है बेटा, KSP की वैल्यू से आ सकता है। क्लियर। ठीक है, पहली बात तो ये देखो इलेक्ट्रोलाइट कैसे, ये AB 1:1, CD 1:1, EF 1:1, इसका मतलब 1:1 वाली कंडीशन है। तो एक बात तो श्योर है सभी के लिए KSP क्या आएगा S² के बराबर, यस और नो। क्लियर। तो अगर मैं S की बात करूं बच्चों, S क्या आ जाएगा, S इक्वल टू अंडर रूट KSP, यस और नो। अरे बात समझ में आई। देखो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, KSP है या नहीं है, या KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S है बेटा यहाँ पर। कैसे, क्योंकि हमें पता है S की पावर क्या +2, पावर प्लस में होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। इसका मतलब क्या कहेंगे, जिसके लिए KSP ज्यादा होगा उसके लिए S भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया। क्लियर। इसका मतलब अगर मैं KSP का ऑर्डर लिखूं, KSP का ऑर्डर देख सकते हैं, KSP सबसे ज्यादा किसका 10 टू पावर माइनस 10, 10 टू पावर माइनस 11, 10 टू पावर माइनस 12, ये सबसे ज्यादा है ना थर्ड वाला। नहीं बच्चों, माइनस में सबसे ज्यादा, एक्चुअल में सबसे कम। ये माइनस में सबसे कम है मतलब एक्चुअल में सबसे ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा KSP कौन सा, फर्स्ट, फिर कौन सा सेकंड, फिर कौन सा है थर्ड, यस और नो। अगर KSP का ऑर्डर ये है तो S भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो ये भी क्या होगा 1, 2 और 3, यस और नो। क्लियर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा रे। ठीक है, अपन ने क्या कहा सोल्युबिलिटी के इनवर्स होता है या नहीं होता, तो जो सोल्युबिलिटी का सीक्वेंस है प्रेसिपिटेशन का सीक्वेंस उसका अपोजिट होगा। जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम उसके लिए प्रेसिपिटेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, थर्ड सबसे ज्यादा, उससे कम 2, फिर 1। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। को डाउट, नोट करो फटाफट। अंकित क्या कर रहा है, मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है तो बेटा यहाँ भी मिलती है लॉलीपॉप, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से ले लेना। नोट करो फटाफट।
चलिए नोट, अरे मिटा दे, उजाड़ दे। चलो आगे बात करते हैं बेटा। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो 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 द solubility of AgCl, the solubility of AgCl, the solubility of AgCl is, AgCl की बात कर रहा हूं बेटा मैं, the solubility of AgCl is 0.01435 ग्राम पर लीटर। मैं टाइम बचाने के लिए जीरो नहीं बोल रहा हूं बेटा, आप लगा लेना। The solubility of AgCl is 0.01435 gram per liter. Then calculate the solubility product. Then calculate the solubility product of AgCl. Then calculate the solubility product of AgCl। लिख लिए बच्चों, देखो कैसे करना समझना। सबसे पहले बात करें, जैसे AgCl की बात करें, ओके, AgCl की बात करें, हमें पता है कंपाउंड कैसा है बेटा, AB टाइप का है या नहीं है? अरे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की वैल्यू 1:1 है या नहीं है? है तो 1 की पावर 1, फिर से 1 की पावर 1, s की पावर 1 + 1 यानी s स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बात तो श्योर है, इसके लिए जो KSP आएगा वो क्या आएगा, s स्क्वायर के इक्वल, यस और नो। इसका मतलब हमारे पास जो S है, क्या कहा, हमारे पास जो S हमें दे रखा है इसकी सोलिबिलिटी, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, KSP आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बच्चा रटाफिकेशन से क्या करेगा, जो सोलिबिलिटी दे रखी है सीधा उसका स्क्वायर करेगा, लेकिन जो मुझे दे रखा है एक्चुअल में क्या है बच्चों, देखो ये किसमें दे रखा है, ग्राम पर लीटर में, लेकिन इसकी रियल यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। समझ में आ गया, यस और नो? तो सबसे पहले इसे सही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। कैसे बच्चों, सोलिबिलिटी की हम बात करें बेटा, सोलिबिलिटी की बात करें, हमें पता है क्या होता है, मोल अपॉन लीटर होता है बच्चों। और मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ, W अपॉन MW, और क्या लिखेंगे, अपॉन में V लीटर। अरे बात समझ में आई? मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, और आगे V लीटर। मुझे देखो क्या दे रखा है, ग्राम पर लीटर। यूनिट को अच्छे से नोटिस करो, ग्राम पर लीटर मतलब ग्राम मतलब W पर लीटर, लीटर मतलब किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की। मतलब मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, मुझे दे रखा है W अपॉन V की वैल्यू। क्लियर? इसका मतलब मैं इसमें MW की वैल्यू और पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ बच्चों, ठीक है। MW कहाँ से आएगा, AgCl के लिए अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो देखो MW क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब सभी एटम के वेट का टोटल सम। क्लियर? कैसे, AgCl में कौन कौन है, Ag और Cl। Ag का मॉलिक्यूलर वेट यानी एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, 108। Cl का कितना होता है, 35.5। इसका सम कितना आएगा, 143.5 ग्राम आता है। यस और नो? अरे बात समझ में आई क्या? बच्चा कहे सर मुझे कैसे पता चलेगा 108 होता है 35.5 होता है, तो ये क्वेश्चन में चल के दे देगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, S = W अपॉन V। W अपॉन V मुझे कितना दे रखा है, 0.01435। क्लियर? ठीक है, अपॉन में MW, इसका MW कितना होता है, 143.5। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? ठीक है, और S की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर? इसे अगर मैं सोल्व करूं बच्चों, तो देखो इजी वे में अगर लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेसिमल का लफड़ा खत्म करो, 1435, ये भी कितना है 1435, डेसिमल में हटा रहा हूं, ये 10 हटाएंगे, तो ये 10 हटाएंगे तो बच्चों देखो डेसिमल हटाऊं तो 10 आएगा नहीं आएगा, आएगा। ये डेसिमल हटाऊं तो 1 2 3 4 5 अपॉन में क्या आएगा, 10 to the power 5। यस और नो? इससे मैं इसको उड़ा सकता हूं बच्चों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, और ये 10 की पावर 5 ऊपर आएगा तो माइनस। क्लियर? तो मेरे पास इसके लिए S कितना आ जाएगा बच्चों, S कितना आ जाएगा 10 to the power -4 मोल पर लीटर। यस और नो?
लेकिन ये मेरा आंसर है क्या? नहीं। मुझे पूछा क्या है बच्चों इसके लिए? KSP। तो KSP की अगर मैं बात करूं तो देखो KSP क्या होगा? S स्क्वायर। S कितना है? 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। इसका क्या करूंगा? स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? KSP इक्वल टू 10⁻8 मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? यस और नो? ये मेरा आंसर है। नोट करो फटाफट। कर लिया बेटा नोट? अरे कर लिया क्या? जान दे। कर लिया बच्चों? जान दे। चलो एक बात करते हैं बच्चों। देखो एक हमें लास्ट से लास्ट ये कैसे पूछ सकता है। ओके चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो द KSP ऑफ Ag2CrO4। सिल्वर क्रोमेट की बात कर रहा है बेटा। द KSP ऑफ Ag2CrO4 इज 4 multiplied by 10 to power minus 9 is 4 multiplied by 10 to power minus 9. The KSP of Ag2CrO4 is 4 multiplied by 10 to power minus 9 is 4 multiplied by 10 to power minus 9. Then calculate the value of following. Then calculate the value of following in its saturated aqueous solution. Calculate the value of following in its saturated aqueous solution. लिख लिए। नंबर 1 लिखो। नंबर 1 concentration of ions of Ag2CrO4. Concentration of ions of Ag2CrO4. Concentration of ions of Ag2CrO4. Clear? Number 2 solubility of AgCl.
Ag2CrO4, solubility of Ag2CrO4, solubility of Ag2CrO4, solubility of Ag2CrO4 in gram per liter, in gram per liter, solubility of Ag2CrO4 in gram per liter. Number 3, solubility of Ag2CrO4, solubility of Ag2CrO4, solubility of Ag2CrO4 in 0.1 m AgNO3 solution, solubility of Ag2CrO4 in 0.1 m AgNO3 solution, 0.1 m AgNO3 solution. Number 4, solubility of Ag2CrO4, solubility of Ag2CrO4 in 0.1 m K2CrO4, 0.1 m K2CrO4. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लेना क्वेश्चन को अच्छे से, मैच कर लेना. द KSP of Ag2CrO4 is 4 multiplied by 10 to power minus 9. Clear? Then calculate the value of following in its saturated aqueous solution. Clear? Number 1, the concentration of ions of Ag2CrO4. Clear? Number 2, the solubility of Ag2CrO4 in gram per liter. Clear? Number 3, the solubility of Ag2CrO4 in 0.1 m AgNO3 solution. Clear? Number 4, the solubility of Ag2CrO4 in 0.1 m K2CrO4 solution. Clear? बच्चों देखो, इसे घुमा फिरा के मैंने 4 टाइप से पूछ लिया है. ओके, चलो 1 by 1 बात करते हैं बच्चों, कैसे करना है, क्या करना. सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे Ag2CrO4, अच्छे से समझना, इसे Ag2CrO4 की मैं बात करूं बच्चों, तो ये जब ब्रेक होगा, इसके टुकड़े टुकड़े करे तो क्या बनाएगा, 2Ag प्लस और CrO4 माइनस 2. अरे ये तो ध्यान है ना. क्लियर? ठीक है, ये अगर S हो तो ये कितना 2S, ये कितना होगा S. क्लियर? ठीक है, अगर इसके लिए मैं KSP लिखूं बेटा, तो KSP मुझे पता क्या होता है, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट. तो आयन कौन कौन है इसके, Ag प्लस की कंसंट्रेशन और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, CrO4 माइनस 2 की कंसंट्रेशन. यस और नो होगा बच्चों. तो KSP इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं कि देखो Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 2S, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई ये कितना है बच्चों S, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई S. तो KSP कितना आ गया, KSP मेरे पास आ गया बच्चों 4S क्यूब. यस और नो आ गया. और S क्या आ जाएगा मेरे पास, S आ जाएगा KSP अपॉन 4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3. अरे ये 3 हटाएंगे, इधर कितना आ जाएगा पावर 1/3. क्लियर? इसकी वैल्यू पुट करूं, KSP कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर कितना बच्चों -9. क्लियर? अपॉन क्या करेंगे 4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3. क्लियर? 4 से मैं 4 को उड़ा दूं, 10 टू पावर -9, इसकी पावर 1/3, तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा रे 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर. क्लियर? लेकिन ये मेरा आंसर है क्या बच्चों, नहीं. अपना आंसर क्या है, हमें बोला है इसके आयंस की कंसंट्रेशन. क्लियर? इसके आयंस की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो इसके कौन कौन से आयन है, एक तो है Ag प्लस आयन. Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है 2S है. इसका मतलब जो S की वैल्यू आ रही है उसका डबल करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर. क्लियर? ठीक है, दूसरा मुझे क्या दे रखा है, दूसरा कौन है CrO4 -2 आयन है. इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, S के इक्वल. तो S के इक्वल ही होगा, तो जो S की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होगी 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर. समझ में आ गया, यस और नो. क्लियर? नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो.
फटाफट नोट करो। कर लिया नोट? अरे कर लिया क्या? कर लिया बेटा? चलो देखो सेकंड में हमें क्या बोल रहा है बेटा, ये सेकंड में हमें ये बोल रहा है कि Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी मुझे क्या चाहिए, ग्राम पर लीटर में चाहिए। ओके बच्चों देखो मैंने जानबूझ के इसमें अपोजिट लिखा दिया। कैसे? इससे पीछे जो एक क्वेश्चन हमने किया AgCl का, वो तो अपने क्या किया था, सॉल्युबिलिटी हमें क्या दे रखा था, ग्राम पर लीटर में दे रखी थी, फिर उसको अपने क्या किया था, यानी KSP में कन्वर्ट किया था, यानी सॉल्युबिलिटी को पहले हमने मोल पर लीटर में कन्वर्ट किया था। क्लियर? इसमें जानबूझ के मैंने अपोजिट करवाया है। कैसे? यानी दोनों तरीके से हमें आइडिया होना चाहिए, ग्राम पर लीटर में देके मोल पर लीटर में हमें कैसे चाहिए, और अगर मोल पर लीटर में दे रखा हो तो ग्राम पर लीटर में हमें कैसे लेके आना है। ओके चलो बेटा बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो अभी जो हमने फर्स्ट को सोल्व किया था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, सोल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 अभी सोल्व करके देखा था बच्चों, ये वैल्यू कितनी आई है, 10⁻³ मोल पर लीटर। यस और नो आया बच्चों? ठीक है। अब एस की बात करें, एस की बात करें, हमें पता है नॉर्मली क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। क्लियर? और मोल को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और क्या होगा, वॉल्यूम लीटर में। बात समझ में आ गई? मुझे क्या बोला है, ये ग्राम पर लीटर में चाहिए, ग्राम मतलब वेट की बात कर रहा है, लीटर यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब मुझे W/V की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे W/V चाहिए तो MW को हटाकर इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस और नो? इसका मतलब अपन क्या करेंगे बच्चों, MW को मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसका मतलब क्या लिखेंगे, W/V लीटर, W/V लीटर में क्या करूंगा, S मल्टीप्लाई बाई MW। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? मेरा कहने का मतलब क्या है, W/V मुझे पूछा है, ग्राम पर लीटर में वैल्यू चाहिए, ग्राम पर लीटर में चाहिए, तो ग्राम पर लीटर को यहां रखो और बाकी को दूसरी साइड ले जाओ, यानी MW को इधर लेके आ जाऊं। क्लियर? ठीक है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा, W/V की अगर हम बात करें, यानी क्या, S क्या बात करें बच्चों, देखो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर, ये कैसे आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में मुझे कितनी देर कह रहे, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई MW मॉलिक्यूलर वेट, और किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है उसके सभी एटम के एटॉमिक वेट का टोटल सम। क्लियर? अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, Ag2CrO4, Ag2CrO4 की बात करें, Ag के 1 मोल का वेट कितना होता है, 108, कितने मोल है, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस बात करें क्रोमियम, क्रोमियम कितना होता है बेटा, 55, प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल का कितना होता है, 16, कितने हैं, 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4। अगर बाय द वे ये डिजिट ना ध्यान हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें ब्रैकेट में लिख के देगा बेटा। क्लियर? ठीक है। इसे अगर हम सोल्व करें तो देखो क्या कह सकते हैं, 10⁻³ ये कितना हो गया, 216, ये कितना 55, और ये कितना बच्चों 64। क्लियर? ठीक है, तो क्या करेंगे, 10⁻³ और ये कितना हो गया 216, ये देखो बेटा 55 और 64 कितना हो गया, 119 हो गया। ठीक है, 119। इसे अगर हम सोल्व करें तो देखो 200 और 100 कितना हो गया, 300, और 16 और 19 कितना हो गया, 35 हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, 335 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ क्लियर? और ये वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चों, ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.335 ग्राम पर लीटर। समझ में आया कैसे किया, यस और नो? क्लियर? फटाफट छाप दो बच्चों।
फटाफट नोट करो बेटा दोनों हाथों से। कर ली नोट? कर लिए? उदाहरण दे क्या? चलो बेटा ये अपने बात की सेकंड का आंसर है क्या आएगा, कैसे करना है क्लियर। अब बात करें देखो थर्ड में हमें क्या बोल रहा है, सोल्युबिलिटी ऑफ क्या कहा, सोल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 इन 0.1 AgNO3 सॉल्यूशन। इसका मतलब एक तो हमें दे रखा मेन इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों, Ag2CrO4 क्लियर, सिल्वर क्रोमेट ये अपना मेन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। दूसरा हमें क्या दे रखा है AgNO3, दोनों में देखो कॉमन है या नहीं है, Ag मतलब कॉमन एन इफेक्ट अप्लाई हो सकता है क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता है, याद हो तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले रिएक्शन किसकी लिखेंगे, मेन इलेक्ट्रोलाइट की लिखेंगे बेटा, ओके। तो मेन इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन लिखेंगे Ag2CrO4, इसके जब टुकड़े टुकड़े करें तो ये क्या बनाएगा 2Ag प्लस CrO4 -2, अरे ध्यान है ना क्लियर, ठीक है। दूसरा हमें क्या दे रखा है AgNO3, इसकी रिएक्शन लिख दो पैरेलल में, AgNO3 हमें पता है इसको ब्रेक करे तो क्या बनाता है ये Ag प्लस और NO3 माइनस क्लियर, ठीक है बेटा। देखो इसकी मेन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को अपन क्या लेते हैं S, आप कहोगे जब चल के हमें देखो ये तो कैलकुलेट करना ही है तो इसको हम S मानते हैं हमेशा मेन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्लियर। ये S है तो देखो ये कितना होगा 2S, डबल है या नहीं है, ये 1 तो ये भी 1 तो ये S क्लियर, ठीक है। AgNO3 की कंसंट्रेशन को मैं मानता हूं जैसे C, आप कहोगे सर चल के मुझे बोल रहा है 0.1 तो C क्यों मान रहे हो, 0.1 को कंसीडर करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा बेटा क्लियर। लास्ट में क्या हमें चाहिए तो मैं C मान के ही अप्लाई कर रहा हूं, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे क्लियर, ये C और ये भी C। अब दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो बेटा, कॉमन आयन कौन है Ag प्लस क्लियर, तो 2S में C ऐड करेंगे, ठीक है बेटा, ये मैंने ऐड कर दिया क्लियर, ठीक है। अब ये अपना मेन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए मैं KSP लिखूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं Ag2CrO4 की बात कर रहा हूं। KSP क्या होता है बेटा, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दो तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करेंगे CrO4 -2 की कंसंट्रेशन क्लियर, ठीक है बच्चों। Ag प्लस देखो अब ये कंसंट्रेशन कितनी है 2S प्लस C, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों CrO4 -2, ये कितना है बेचारा, ये तो S है क्लियर, 2S प्लस C का होल स्क्वायर। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला यूज होता है बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अरे ध्यान है ना, उसको कैसे करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x यहाँ पर कौन है 2S के इक्वल है तो इसका स्क्वायर यानी 4S स्क्वायर, यस और नो। y कौन है बेटा C, तो इसका स्क्वायर यानी C का स्क्वायर प्लस 2xy, x कौन है 2S, y कौन है C, 2SC, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब क्या लिखेंगे 4SC। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। आगे S और है इसको मत भूल जाना रे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करो, S से मल्टीप्लाई करो बेटा क्या हो जाएगा 4S³ प्लस C स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई S, तो क्या हो जाएगा SC स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करो तो 4S स्क्वायर C। अब मैंने कहा था जैसे कई सारी कंसंट्रेशन हमारे पास आएगी लेकिन इसमें हमें यूज किसको करना है, ओनली एक ही कंसंट्रेशन यूज करनी है, वो भी कौन सी जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट हो बेटा। इसमें देखो कॉमन आयन प्रेजेंट है क्या C, नो, इसे हटाओ, इन दोनों में C प्रेजेंट है, इसमें से भी एक ही यूज करनी है, कौन सी करेंगे इसमें C मैक्सिमम पावर के साथ प्रेजेंट हो, रीजन मैंने बताया था याद है ना, इसका मतलब C स्क्वायर, ये ओनली C, तो क्या करेंगे इस C स्क्वायर को इंक्लूड करेंगे क्लियर, ठीक है बेटा। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे, मेरे पास किसके इक्वल आ गया SC स्क्वायर, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा KSP अपॉन क्या हो जाएगा C स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों, KSP मुझे कितना दे रहा है बेटा
4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 9। और C देखो, C किसकी कंसंट्रेशन है, कॉमन आयन यानी AgNO3 से आने वाली कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है AgNO3 की, ये 0.1 है तो ये भी 0.1 होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 9 और अपॉन में क्या बच गया 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 9 माइनस कितना हो गया -7। तो मेरे पास S कितना आ गया बच्चों, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -7 और क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? कोई डाउट? नोट करो फटाफट, चलो जल्दी नोट करो बेटा, एक और कंप्लीट करते हैं इसे, लास्ट जो क्वेश्चन अपन ने लिखा था। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक और सोल्व करके बताता हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या बोला है? नंबर 4 में ये बोल रहा है बच्चों Ag2CrO4 की सोल्युबिलिटी को किसमें कंसीडर करना है। अब किसमें पूछ रहा है बच्चों, 0.1 m किसमें, K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट की बात कर रहा है बेटा, क्लियर? इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें बच्चों, देखो तो क्या कहेंगे, K2CrO4 की अगर बात करूं तो देखो मेन इलेक्ट्रोलाइट तो कौन सा है, Ag2CrO4। अब बात करें तो K2CrO4 इसकी रिएक्शन लिखूं तो ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, 2K प्लस क्या बनाएगा, CrO4 -2। यस और नो, क्लियर? ये हमें पता है मेन इलेक्ट्रोलाइट है तो H2S और S, क्लियर? ठीक है, इससे कॉमन आयन आएगा तो इसको मैं लिखूंगा C। तो देखो ये 1 है तो ये 2 मोल, तो ये कितना 2C, ये 1 तो ये 1 मोल, तो ये भी C। दोनों रिएक्शन में कॉमन कौन है बेटा, क्रोमेट आयन, देख सकते हो CrO4 -2 CrO4 -2। यहाँ S है वहां C, तो इसमें C ऐड करेंगे, क्लियर? ठीक है, ये अपना मेन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे, किसकी बात कर रहा है, Ag2CrO4, ठीक है? इसके लिए KSP बात करें तो ये क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 -2, ये कंसंट्रेशन, क्लियर? वैल्यू पुट करो बेटा, देखो Ag प्लस कितना है 2S, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्रोमेट आयन कितना है बच्चों, S प्लस C। बात समझ में आई ना? ठीक है, 2S का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्या है बच्चों, S प्लस C। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 4S क्यूब प्लस क्या हो गया 4S स्क्वायर C। दोनों में से यूज किसको करना है, इसका कोई काम है क्या, नो। इसका मतलब है इसके रेस्पेक्ट में आगे सोल्व करेंगे, क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, KSP इक्वल टू अपने पास क्या आ गया रे 4S स्क्वायर C, क्लियर? मुझे क्या चाहिए, S की वैल्यू चाहिए, तो बाकी को इसके अपॉन में लेके आ जाओ, KSP अपॉन 4C। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इसकी पावर कितनी 1/2, क्लियर? ठीक है, वैल्यू पुट करो बेटा, KSP कितना दे रखा है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -9 और क्या करेंगे 4C, C मुझे कितना दे रखा है 0.1 और इसकी पावर कितनी है 1/2। 4 से मैं 4 को उड़ा दूं तो देखो बेटा ये डेसिमल अगर हटेगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई पहले से कितना है 10 टू पावर -9 पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, तो कितना बच गया 10 टू पावर -8 का अंडर रूट। तो फाइनली S कितना बच गया 10 टू पावर -4 मोल पर लीटर। समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर? ठीक है बेटा, ये अपना सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कंप्लीट है बेटा, ठीक है? कल वाले लेक्चर में बात करेंगे अपन इंडिकेटर की बेटा, ठीक है? और अपना चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर? परसों से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है? और यहाँ पे एक्सरसाइज सोल्व कर लेना, क्लियर? ओके, बाय।